सोचिए ठीक है ऐसी अब यहाँ इसमें जैसे आप देखते हैं यहाँ पे आप 3 कर रहे हैं बस जो आपके 10 क्लास में तो 3 करते हैं यहाँ पे कैसे बोल रही है ये कौन सी कैसे आपकी मल्टी कैसे कैसे इसमें आप कैसे लिखाएंगे मल्टी कैसे तो कौन सा यहाँ पे बहुत साउंड देती है अब इसमें यहाँ पे जैसे साउंड देने के बाद हम यहाँ पर बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो जनरली हमें क्या पढ़ना होता है यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ, पहले देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं। टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को मतलब कराते कैसे हैं। जैसे मान लो आपके पास दो कंपाउंड है, उनको कंबाइन करोगे तो कैसे वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद क्या चीज़ बनती है, उनका नाम क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। इसको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो एक बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, तो इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित, ठीक है। रासायनिक जो आपकी समीकरण है, रासायनिक समीकरण, उनको संतुलित कैसे बनाएंगे। तीसरा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टाइप ऑफ मतलब जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती हैं किस किस टाइप की होती हैं, मतलब कैसे आप अगर मान लो कंपाउंड को कंबाइन कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे क्या चीज़ बनेगी, तो उसके टाइप से, ठीक है, हम इनको डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की कितने टाइप होंगे। तो ये पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन और रिडक्शन को हम बोलते हैं अपचयन, ठीक है। तो उपचयन और अपचयन ये हम दोनों पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इसलिए मैंने अलग से लिख रखा है इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिक्रिया। तो अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती है यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ये मेन आपकी अभिक्रिया जो मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी रिएक्शन, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें क्या है ऊष्मा क्या होती है यहाँ पे हमें देनी पड़ती है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। चौथी है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। तो इसमें क्या है ऊष्मा निकलती है जब भी आपकी अभिक्रिया होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट से नाम ही पता चल रहा है कि एक मेटल क्या करेगा दूसरे मेटल को क्या कर देगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। वहीं पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को अगर रिप्लेस करेगा तो दूसरा मेटल क्या करेगा उसको उसके, ठीक है, पहले वाले मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। अगला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं अवक्षेपी रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि ये इसी का एक स्पेशल केस होता है। इसी को हम बेसिकली क्या जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो सारी कैसी होती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं उपचयन। ऑक्सीडेशन से नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि आपको ऑक्सीजन का क्या है, जब भी एडिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो उपचयन क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन क्या होगा बेटा जोड़ होगा, मतलब उसमें जुड़ेगा, तो उस केस में क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन। अभिक्रिया के प्रकार हैं जो हम पढ़ेंगे और मैं इनको क्या है 1 बाय 1 यहाँ पे एक रिएक्शन उठाऊंगा और उनके बारे में हम अच्छे से डील करके पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपकी जो एक रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और उसको अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए क्या है आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे समीकरण यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती कैसे, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन अगर रासायनिक से अभिक्रिया आपकी हो रही है तो उसके पता लगाने के तरीके क्या होते हैं कि अगर मान लो कोई भी चीज़ आप दो चीज़ मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तापमान बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर हाई हो रहा है, या फिर अगर आपको कोई नई चीज़ बनती दिख रहा है, एक नई चीज़ बनेगी और साथ में देखेंगे वो चीज़ पूरी गर्म हो जाती है, तो वो जो गर्म है मतलब वहाँ पे क्या है हीट, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हम पता लगाते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और क्या तरीके होते हैं पता लगाने के, अगर मान लो कोई चीज़ आपने लिक्विड ली है, दो चीज़ लिक्विड हैं और उनको आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे जो नई चीज़ बन रही है वो क्या बन रही है आपकी, वहाँ पे मान लो सॉलिड बन रही है, तो उससे पता लगता है कि उसकी जो आपकी स्टेट है, ठीक है, फिजिकल स्टेट है या उसकी जो अवस्था है उसमें चेंज आया, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जब भी हम लिखते हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है, ए बी कंपाउंड है, वो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे कोई भी आपका मान लो सी डी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। दो कंपाउंड यहाँ पे हमने ले लिए ए बी कंपाउंड, ठीक है, ए बी एक मिलके, ठीक है, इसमें ए क्या है मेटल है और बी क्या है आपका नॉन मेटल। वहीं पे सी डी एक कंपाउंड है जिसमें सी क्या है मेटल है और डी क्या है आपका नॉन मेटल।
दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद जो यहाँ पे नई चीज़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बन गया ए को हमने क्या ले लिया डी के साथ और सी मान लो ऐसे ले लिया, ठीक है, सी और बी। तो इस केस में जो यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये नई चीज़ बन रही है बेटा। और कैसे बन रही है, जब हमने इन दोनों चीज़ों क्या कर दिया, आपने मिक्स किया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे दो हो, कितने भी आपके कंपाउंड हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे रिएक्ट कर रही होती है, ठीक है, आपस में कंबाइन कर रही होती है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो यहाँ पे कंबाइन होकर जो नई चीज़ बन रही होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो जो आपसे कंबाइन होते हैं, मतलब जो अभिक्रिया कर रहे होते हैं आपस में, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। इनको हम बोलते हैं अभिकारक। और जो मिलके जो नई चीज़ बना रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स को बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद, तो जो नई चीज़ बन रही होती है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, और जो चीज़ आपस में मिक्स हो रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या बेसिकली, अगर इसको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो क्या बोलोगे, व्हेन टू और मोर देन, ठीक है, टू एंड मोर देन टू कंपाउंड्स और रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। न्यू कंपाउंड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, कि जब क्या है आपके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड यौगिक क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद क्या देंगे आपको, दो, ठीक है, एक भी दे सकते हैं वैसे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम उत्पाद बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हो यहाँ पे। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो एरो होता है, एरो कैसा ही दिखाता है यहाँ पे कि ये रिएक्शन होती है दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एरो अगर इस साइड है तो इसका मतलब ये चीज़ आपस में मिक्स हो रही है, और एरो मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ नई चीज़ आपकी बन रही है, ठीक है, उत्पाद बन रहा है। साथ में यहाँ पे हम क्या है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। हीट का सिंबल, ये सिंबल यहाँ पे दिखाता है डेल्टा। डेल्टा किसको दिखाता है, यहाँ पे हीट का सिंबल दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पे आप हीट यूज़ कर रहे हो। तो इनको जो ऐसे मतलब आप जो यौगिक यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, अभिकारक है जो यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई चीज़ और यूज़ कर रहे हो, उनको मतलब आपस में कंबाइन कराने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पे कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं इनको हम, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो क्या है आपके, अगर आप पढ़ेंगे देखो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो आप देखते हैं आप पानी में चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, पानी में चीनी मिला रहे हैं, तो आप देखते हैं कि चीनी क्या है, अगर मान लो पानी ठंडा है तो चीनी क्या है, थोड़ा सा देर से घुलती है। वहीं पे अगर आपने क्या किया, पानी को अगर मान लो गर्म कर दिया, गर्म मतलब उसमें हीट दी आपने, तो आप देखते हैं चीनी जल्दी से घुल जाती है। तो वो रीज़न क्या है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हीट है, जो गर्म कर रहे हैं, वो क्या काम करेगा, एज कैटलिस्ट काम करेगा, जो क्या करेगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है। मतलब जितनी जो उसका दर था, रिएक्शन का दर, मतलब अभिक्रिया होने का जो दर था, मतलब उसकी जो स्पीड थी, उसको क्या कर देगा, वो क्या करेगा, कैटलिस्ट हमेशा बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो आप क्या है, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, और जिसका काम होता है यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। तो ये बेसिकली क्या था आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, कि जब दो कंपाउंड मिक्स होकर नई चीज़ बनाएंगे उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। और वहीं पे अगर हम इसको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो कोई भी अगर अभिक्रिया है तो जनरली उसको हम क्या है, किसके थ्रू दिखाते हैं, हमेशा एक रासायनिक समीकरण के थ्रू दिखाते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हमेशा आपके रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम अभिकारक बोलते हैं, और राइट साइड में क्या होता है आपका प्रोडक्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो हमने ये भी देखा कि अगर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही, तो उसके लिए या तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, दोनों में से कोई भी हो, या तो फिजिकल स्टेट, अगर मान लो लिक्विड है वो सॉलिड बन गया, ठीक है, सॉलिड है वो लिक्विड बन गया, गैस बन गया, ऐसे चेंज आए। या फिर क्या होता है आपका, या फिर आपका क्या है, कलर में भी चेंज आते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लो देखते हो कि जैसे आपको पता लगाना है कि मान लो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है, और नहीं पता कि ये हाइड्रोजन सल्फेट है, कैसे पता लगाओगे, तो आप क्या करते हैं, उसमें इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है, इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो जैसे इंडिकेटर डालते हैं तो वो करता क्या है, अपना एसिड और बेस में अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो वो जो कलर चेंज है वो दिखा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिकेटर और एसिड के बीच में क्या हो रहा है, वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तभी वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पे रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं ये टॉपिक हमारे पास है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि देखो ये जो बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन है, हमें क्यों एक केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना क्यों चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ती है कि एक केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग को हम बोलते हैं संतुलित। तो एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और उसकी इक्वेशन को कैसे आप संतुलित करोगे, बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है बैलेंसिंग, क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, एटम मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो आपके रिएक्टेंट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में कितने रिएक्टेंट्स हैं
और वहीं पे आप देखेंगे कि जो आपका रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने क्या है आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट मतलब तत्व हैं, तो उनको दोनों को सेम बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये हमें बैलेंस क्यों करना होता है, क्योंकि देखो हमें क्या है, हमने 9th क्लास में एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन ऑकर हो रही है, तो उसमें क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का मास होगा, ठीक है, टोटल सम अप कर दो, और जो राइट साइड का जो मास होगा सम अप करके आएगा, उन दोनों का जो मास है, मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम होता है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। वो क्या बोलता है कि जो लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, जो आपका क्या है अभिकारक साइड का जो मास है, ठीक है, द्रव्यमान है, वो आपका बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, नंबर, ठीक है, मास ऑफ द क्या है, मास ऑफ दी ऑल द एटम्स ऑफ दी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट साइड, ठीक है, आपके उत्पाद साइड के जितने भी क्या है एटम्स हैं उनका मास, और जो लेफ्ट साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स का मास है, टोटल इनको सम करो और टोटल इनको सम करो, दोनों का मास क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो वही आपका बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बोलता है कि मास ऑफ द ठीक है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल होना चाहिए हमेशा मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी को हम क्या है, इसी को फॉलो करने के लिए, ठीक है, इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो संतुलित करने का देखो हमारे पास क्या है, दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या है एकदम डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको फॉलो करो और यहाँ पे देखो नंबर कैसे यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। एक मेथड होता है आपका यहाँ पे कि आप एक टेबल बनाओ, टेबल में क्या होता है यहाँ पे एलिमेंट्स लिखो, एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक रिएक्शन का, और रिएक्शन में इक्वेशन में आप देख सकते हैं कौन कौन चीज़ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, यहाँ पे आयरन है, ठीक है, Fe मतलब आयरन लोहा, और यहाँ पे क्या है वाटर, H2O मतलब जल का पानी, जल, ठीक है, जल का सूत्र है, और ये मिल के क्या दे रहे हैं बेटा यहाँ पे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, प्लस में क्या दे रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये वाला। तो इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, और समझने वाली बात क्या है कि अगर मान लो आपको पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट के कितने नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखते क्या है कि जो आपका एलिमेंट है उसके देखो, ठीक है, उसके आगे नंबर तो नहीं है कुछ, एक तो उसके आगे नंबर चेक करो और एक उसके नीचे नंबर चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे आयरन Fe की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आयरन के नीचे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, ना आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई भी नंबर नहीं है, तो उसका मतलब उसके लेफ्ट साइड में क्या है, आयरन के पास कितना आइटम है, केवल 1 नंबर है, ठीक है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे आयरन की बात करोगे तो आयरन में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आयरन के नीचे क्या है 2 है आपका, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो किसी के कितने नंबर हैं कैसे पता लगेगा आपको, तो उसके नीचे जो नंबर होता है वही दिखाता है कि नंबर ऑफ एटम कितना है। तो यहाँ आयरन के नीचे कितना है बेटा 1 है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। राइट साइड में कितना है, एक्सिस मतलब राइट साइड, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, कितना है हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के नीचे देखो नंबर कोई भी नहीं है, ठीक है, नंबर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, ऑक्सीजन की बारी। और यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कितना नंबर है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो ये तो सारी जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये सारे नंबर आपको गिवन है। आप क्या देख सकते हो इसमें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आयरन की बात करो, ठीक है, लोहे की बात करो, तो लोहा में क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो 1 है, राइट साइड में कितना आपका 2 है, तो ये दोनों क्या है इक्वेशन अभी आपकी आयरन वाला क्या है नहीं बैलेंस, ठीक है। इनको आपको 2-2 बनाना है, या तो 2-2 दोनों बना दो, कुछ भी बनाओ, बट दोनों को सेम बनाना है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, इसको भी चेक करेंगे। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो ये जब तक यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक इसकी क्या है केमिकल रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो बैलेंस करने के देखो आपका भी एक तरीका ये है, टेबल वाला सबसे पहले देखते हैं। तो एक तरीका देखो आप क्या होता है कि अगर आप मान लो बैलेंस करने जा रहे हो, ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि आप नंबर लगाओगे, जैसे मान लो इसको अगर 2 से इंटू कर दोगे 1 को, तो 2 इंटू 1 कितना आता है आपका, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो चीज़ यहाँ पे करोगे वही चीज़ आप यहाँ सेम यहाँ पे अप्लाई करोगे इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको दोनों बराबर करने के लिए, तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, नीचे करोगे या इसके साइड में लेफ्ट साइड में करोगे। तो हमेशा जो भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो आयरन को यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर से, तो वो नंबर कहाँ पे आएगा, इसके सामने आएगा। अब ये जो नंबर आगे आता है वो ये बोलता है कि जितने भी एलिमेंट इसके पीछे आएंगे, जितने भी एलिमेंट, उनका हमेशा क्या होगा, वो सब में काउंट होगा, ठीक है। अगर ये 2 यहाँ पे Fe है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन भी होता तो ये 2 Fe में काउंट होता और ऑक्सीजन में भी काउंट होता, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। तो आगे वाला नंबर क्या बोलता है कि मैं जितने भी एलिमेंट्स है मेरे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में मैं क्या है नंबर अपना काउंट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें 2 ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है, मैंने यहाँ सॉरी आयरन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, मैंने इसको बैलेंस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है।
अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 का जो मल्टीपल बनता है बेसिकली 3 के जो टेबल में अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो क्या आ सकता है यहाँ पे 3 1 3 खुद ही है, और 3 के टेबल में जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 3 2 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको आपको बैलेंस करना है तो इसको यहाँ पे इधर क्या है, इधर भी 6 बनाने पड़ेंगे, इधर भी 6 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप 3 को बैलेंस ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, कि सीधा आप क्या है 3 से यहाँ इंटू करो और सीधा बैलेंस हो जाए, ऐसे बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ जो पेयरिंग बनती है वो क्या बनती है वहाँ पे आपकी, किसकी बनती है, 6 की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 3 से इसको इंटू कर दोगे, मान लो ये भी हो सकता है, देखो कैसे, अगर 3 को आपने इससे इंटू कर दिया तो 3 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी बैलेंस आपका हो जाएगा। तो एक बार 3 को इससे इंटू करो, देखो यहाँ पे, क्योंकि 3 इंटू यहाँ पे क्या होता है 1 है, तो यहाँ मतलब 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे 3 है, इसको किससे इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, तो इसके सामने मल्टीप्लाई करोगे, 3 यहाँ पे लगा दिया। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई मैंने क्या बोला था कि जितने भी एलिमेंट सब में काउंट होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में भी काउंट होगा 3, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में भी 3 काउंट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले से देखो हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे 2 था, अब यहाँ 3 सामने और आ गया। तो अब यहाँ पे बताओ ये जो हाइड्रोजन होगा इसका काउंट कितना होगा, 3 2 5 होगा या 6 होगा। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे कोई भी नंबर होगा और इसके नीचे नंबर होगा तो हमेशा जो उसका काउंट होगा वो हमेशा इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, तो 3 इंटू 1 यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे 3 2 6, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, अभी यहाँ पे 2 ही है, ठीक है 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इधर 3 से इंटू हुआ था, तो हम क्या करेंगे राइट साइड में भी क्या करेंगे 3 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को अगर 3 से इंटू कर दो तो यहाँ पे भी कितना आ गया आपका, देखो 6 आ गया, और यहाँ 3 2 कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो देखो आयरन भी बैलेंस हो गया आपका, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका पूरा यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस केस में आप, ठीक है, टेबल बना के भी कर सकते हो यहाँ पे, बट अगर टेबल, अगर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है मान लो आपका किसका, केमिकल, ठीक है, केमिकल क्वेश्चन को बैलेंस करने का, तो आप उसको प्रॉपर यहाँ पे टेबल बना के करिएगा, क्योंकि उसके नंबर होते हैं तुम्हारे टेबल के। अगर मान लो विद इन द एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पूछा है, उसमें बोला है कि राइट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट एन एग्जाम्पल विद क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ उसका एग्जाम्पल लिखो। तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे कर सकते हो, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीधा बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा जो यहाँ पे इक्वेशन आई है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, यहाँ पे सीधा आपकी कौन सी हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 आयरन है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 2 है, ऐसे। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी, 6 हाइड्रोजन वहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 इंटू 1 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, देखो आप देख सकते हैं 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब भी आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दे, अगर मान लो उसने स्पेशली बोला है कि बैलेंस करो, तो आप उसको इसको बैलेंस करेंगे। अगर नहीं बोला कोई भी क्वेश्चन में, तब भी आप क्या है उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर बिना बैलेंस किए भी छोड़ देंगे तब भी वहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है। बट अगर उसने मेंशन किया है कि आप उसको बैलेंस मतलब संतुलित करना है, तो आप उसको प्रॉपर वहाँ पे संतुलित करके दिखाइएगा, ठीक है, नहीं तो उसमें नंबर कट जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन देखो इसके नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें क्या है 2 या 2 से ज़्यादा अधिक क्या है कंपाउंड्स, ठीक है, यौगिक मिक्स होकर क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का देखो क्या तरीका होता है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपके लेफ्ट साइड में कितने भी आपके कंपाउंड्स हों, ठीक है, कितने भी हों उनको छोड़ देना। अगर राइट साइड में केवल आपका क्या है एक कंपाउंड है, ठीक है, केवल एक ही कंपाउंड बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ए कंपाउंड है और दूसरा बी कंपाउंड है, दोनों मिक्स होकर एक ए बी कंपाउंड, ठीक है, सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले सकते हो आप, ठीक है, 2 से ज़्यादा कितने भी, और बट यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पे एक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे देखें हाइड्रोजन को अगर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर ये भी क्या बनेगा आपका लिक्विड फॉर्म में बनेगा। वहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या है वाटर, अगर इन दोनों को रिएक्ट कराओगे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, चूना भी बोलते हैं, बताया था क्विक लाइम, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इसकी रिएक्शन जब किससे कराओगे आप, जल से कराओगे, वाटर से, तो क्या बनाएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, और प्लस में, ठीक है, क्या निकालता है यहाँ पे, हीट निकालता है। वहीं पे जब आप कार्बन मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे लकड़ी है,
वो सब किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। तो लकड़ी को जब जलाते हो आप, तो जलाने के मतलब उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, ऑक्सीजन से करा रहे हो, ठीक है। तो कंबशन ऑफ अ कोल या फिर कोई भी लकड़ी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस केस में क्या बन रहा है, यहाँ पे CO2 गैस बन रही है, प्लस में क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में सारे कैसे हैं आपके एक ही कंपाउंड है, और लेफ्ट साइड में आपके क्या है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इनका फिजिकल स्टेट भी मेंशन किया है। फिजिकल मतलब इनकी क्या अवस्था है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है G से ब्रैकेट में। तो G4 यहाँ पे दिखा रहा है गैस। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो जब भी आप वो लिखोगे तो उनके नीचे लगाओगे 2 लगाओगे, और वो ये दिखाता है 2 दिखाता है कि वो कौन सी फॉर्म है उनकी, गैसेस फॉर्म है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है। जब इन बनेगा तो ये क्या बनेगा, H2O लिक्विड बन जाएगा। वहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ठोस फॉर्म में होगा। और प्लस में वाटर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एक्वस मतलब होता है कि सेमी सॉलिड होगा और सेमी थोड़ा लिक्विड होगा, ठीक है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड, और प्लस में हीट निकल रही है। वहीं पे कार्बन सॉलिड है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस और एसिड, ठीक है। तो ये CO2 क्या बनेगी, यहाँ पे गैसेस फॉर्म में बनेगी आपकी, ठीक है, प्लस में क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। तो संयोजन अब क्या होती है आपकी, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद या कंबाइन टुगेदर विद टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप इनके ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मान लो क्या है, कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे कि अगर ये इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ये बना रहे हैं, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें बेसिकली क्या है, आयंस का जो आप कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं तो जो मेन कॉम्बिनेशन होता है वो किसका होता है, आयंस का होता है। जैसे अगर मान लो आप क्या देखोगे, मेरे पास 2 कंपाउंड है, मान लो आयरन सल्फेट है FeSO4, और प्लस में मेरे पास क्या है, यहाँ मान लो जिंक सल्फेट है, जिंक है, ठीक है, जिंक मेटल है। तो आयरन सल्फेट है और यहाँ पे जिंक है। अगर मैं आपको इन दोनों को रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, रिएक्ट कराऊंगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे राइट साइड में क्या बनेगा। अगर आपको दे दिया गया कि 2 कंपाउंड है आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो बताओ कंबाइन हो गए क्या, नई चीज़ क्या बनाएंगे, तो कैसे पता लगाओगे। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर दिखा के, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाना होता है। कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें आपको नहीं पता लगता कि वहाँ पे क्या बनेगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे आयरन सल्फेट, ठीक है, FeSO4 को देखेंगे, तो आयरन सल्फेट को अगर यहाँ पे ब्रेक करेंगे किसी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, तो ये जैसे रिएक्ट किए थे, कैसे रिएक्ट किए थे, तो यहाँ पे आयरन था और एक क्या था, सल्फेट आयन था, ठीक है, 2 आयन यहाँ पे आपस में मिक्स हुए थे। आयरन सल्फेट क्या था यहाँ पे प्लस, ठीक है, आयरन किस में था, प्लस में 2 वैलेंसी था इसका, और आयरन, ठीक है, इसका कितना था यहाँ पे माइनस का 2 वैलेंसी था। जिंक अगर आप देखोगे आयनिक फॉर्म में तो क्या देखा यहाँ पे Zn2+, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो अभी देखो कंबाइन कैसे होते हैं, तो आपको पता है कि जो प्लस वाला है वो किसी तरफ भागता है हमेशा, माइनस की तरफ, और जो माइनस होता है वो किस तरफ भागेगा, आपका प्लस की तरफ। तो ये यहाँ पे देखो जिंक यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो ये इसके साथ क्या है, यहाँ पे सल्फेट के साथ क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा और इसको यहाँ से भगा देगा। तो यहाँ पे इसका, ठीक है, पहले क्या आता है, जब भी आप लिखते हो कोई भी कंपाउंड, तो पहले क्या आता है, हमेशा मेटल आएगा। जिंक आपका मेटल है, तो पहले इसको लिखोगे, तो मतलब प्लस साइन वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका माइनस साइन वाला। तो यहाँ पे सल्फेट क्या है माइनस में, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब बताया था इनका, जैसे कंपाउंड बनाने सिखाया था आपको कि जब भी आप इनके नीचे नंबर लगाओगे तो हमेशा उनकी वैलेंसी चेक करो। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, दोनों अगर सेम वैलेंसी है तो वहाँ पे कोई भी नंबर आप यूज़ नहीं करोगे, और सिंपली ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। प्लस में आप यहाँ पे देखेंगे आयरन यहाँ पे लेफ्ट आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, आयरन को ऐसे ही बाहर निकाल दोगे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होती है तो होता क्या बेसिकली कि वहाँ पे आयंस क्या एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ठीक है, इसका आयन दूसरे के साथ, ठीक है, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा होगा, एक का प्लस तो दूसरे का क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो ज़्यादा जितनी भी रिएक्शन है, अगर आपको वहाँ पे कंबाइन करके अगर नया प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, अपनी तरफ से निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या है, उनकी जो आयनिक फॉर्म है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन की आयनिक फॉर्म क्या होगी, Fe2+, सल्फेट की SO4 2-, जिंक की क्या होगी Zn2+। अब मैंने क्या दिया, इसका प्लस इसके माइनस के साथ अटैच कर दिया, बट इसके साथ प्लस का इसके साथ माइनस के साथ होना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो ये ऐसे ही बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक पहले क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमेशा पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि जिंक मेटल होता है ऐसे। तो जिंक सल्फेट बन गया, प्लस में क्या निकल गया, आयरन। तो ये आपकी थी पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक चीज़ यहाँ पे अगर देख सकते हैं, अगर मैं आगे कैटेगराइज करूँगा रिएक्शंस को, तो वो तुम्हारा क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप देखेंगे कि जब वो कोई 2 चीज़ कंबाइन होती है तो वहाँ पे जनरली क्या होती है, हीट निकलती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे एनर्जी निकलती है, वो चाहे इन दी फॉर्म ऑफ हीट हो, लाइट हो, जैसी हो, बट वहाँ पे हमेशा क्या है, आपकी एनर्जी निकलती है। तो जिस फॉर्म में एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा आपकी निकलती है, चाहे ऊष्मा की फॉर्म में, चाहे वो प्रकाश की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। क्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है रिएक्शन के रूप में, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम स्टार्ट करें यहाँ पे सेकंड जो है हमारे पास, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया।
तो वियोजन मतलब डिकम्पोजिशन मतलब होता है कि एक कोई भी चीज़ है वो क्या है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड में, ठीक है, यौगिक में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कंपाउंड, यहाँ पे अगर जनरलाइज फॉर्म में बोले तो कोई एक कंपाउंड ए है जो आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है किसमें, B+C, ठीक है, और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये B और C में क्या है, कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वियोजन अभिक्रिया। जो डिकम्पोजिशन होता है, देखो जनरली क्या होता है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको कराने के लिए हमें क्या देना होता है, वहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करना होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसको हम क्या है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके हम 3 प्रकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया करा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, अगर हीट की फॉर्म में, ठीक है, अगर वहाँ पे हीट है, मतलब उसको हीट कर रहे हो या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन, और इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय मतलब किसको कराने के लिए हम क्या है, ऊष्मा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, हीट का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें मैंने देखो 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, 3 एग्जाम्पल आप इनको देखो याद भी कर सकते हैं। याद कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, देखो ये आपका क्या है, सल्फेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बोनेट है, और यहाँ पे ये नाइट्रेट है। तो जब भी देखो यहाँ पे आपके तीन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एक कार्बोनेट कंपाउंड, ठीक है, और एक है आपका सल्फेट कंपाउंड, एक है नाइट्रेट कंपाउंड, 3 कंपाउंड है, ठीक है। तो जनरली देखना, जब भी आपका कोई भी कंपाउंड यहाँ पे अगर मान लो कैसा है, सल्फेट कंपाउंड है, तो जब भी वो ब्रेक होगा तो हमेशा वहाँ पे याद रखना वो 2 गैस जरूर निकालेगा। कौन सी गैस, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। वहीं पे जब आपका क्या है, कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट क्या है कंपाउंड जब भी ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, तो याद रखना कार्बोनेट हमेशा ब्रेक होके हमेशा यहाँ पे क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे देगा ही देगा। तो अगर आपको मान लो अगर मान लो कहीं भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो आप यहाँ पे जो कंपाउंड लोगे वो कैसे लोगे, यहाँ पे कार्बोनेट कंपाउंड लोगे, ठीक है। वहीं पे अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस चाहिए तो कौन सा कंपाउंड लोगे आप, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट का कंपाउंड लोगे। तो सल्फेट का जो यौगिक होगा बेटा, ठीक है, कैसे बनाओगे, यहाँ पे कोई भी मेटल ले लो और सल्फेट ले लो तो वो बन जाएगा सल्फेट यौगिक, ठीक है। वहीं पे अगर तीसरे की बात करें नाइट्रेट, तो नाइट्रेट भी जब भी अगर आता है, तो नाइट्रेट भी जब भी ब्रेक होगा तो वो क्या देगा आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है, NO2 गैस देगा। तो ये आपके क्या है, 3 टाइप के क्या है, यहाँ पे मैंने डिकम्पोजिशन दिखा रखे हैं, ठीक है। उसमें सारे किससे होंगे, आपके ऊष्मा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये जो आयरन सल्फेट है ये ब्रेक होकर क्या दे रहा है, आयरन ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। वहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट बताया अभी कि कार्बोनेट और जब भी ब्रेक होगा तो हमेशा क्या देगा, CO2 गैस, पहले ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक कैल्शियम बचा और एक ऑक्सीजन, तो इसको मिला के क्या बना दो आप, एक कंपाउंड बना दो जो कि क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट में अगर यहाँ पे देखेंगे नाइट्रेट ब्रेक हुआ है तो किसमें पहले, सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालो, प्लस में यहाँ पे एक लेड ऑक्साइड बना दो। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है वो बनता है, प्लस में ये गैस, इतनी याद कर लो बस, ठीक है। तो जब भी आप क्या है इन तीनों कंपाउंड्स को, ठीक है, सल्फेट कंपाउंड, कार्बोनेट कंपाउंड और नाइट्रेट कंपाउंड जब भी ब्रेक करोगे तो याद रखना, पहले तो हमेशा सल्फेट में हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बोनेट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, नाइट्रेट में हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। साथ में इनको अगर आप देखना है मेटल में क्या बनेगा, तो हमेशा इन तीनों की ऑक्साइड बना दीजिएगा, ठीक है। ऑक्साइड कैसे, कि आयरन की यहाँ पे 3 वैलेंसी यूज करोगे तो यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे Fe2O3 बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन बनाना है तो कैल्शियम की 2, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो सिंपली यहाँ पे एक CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड में लेड की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्साइड की क्या होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो यहाँ पे दोनों का क्या बन गया, PbO बन गया, ठीक है। तो ये आपका था ऊष्मीय वियोजन, मतलब जिसमें आप डिकम्पोजिशन करोगे, ठीक है, विद द यूज ऑफ क्या है आपका हीट, ठीक है, एज अ ठीक है, आपका कैटलिस्ट, तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन का सेकंड टाइप है, जिसमें हम क्या है डिकम्पोजिशन कराएंगे, ठीक है, इसका वियोजन कराएंगे बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत को यूज करके कराएंगे। तो इलेक्ट्रो मतलब ये विद्युत को यूज करके करा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हम वैद्युत, ठीक है, वैद्युत वियोजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। तो बेसिकली क्या, जो इलेक्ट्रोलाइटिक आपका जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि आप क्या है, कोई भी सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, सोल्यूशन है एक प्रॉपर, एक ये होता है, ठीक है, आपके पास सेटअप होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक बीकर में मान लो सोल्यूशन ले रखा है, यहाँ पे हम करते क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है, 2 रॉड्स ही होती हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो एक इलेक्ट्रोड जो होती है उसको हम ज्वाइन करते हैं प्लस वाले टर्मिनल से, ठीक है, ये बैटरी है आपकी, इसके प्लस वाले टर्मिनल से ज्वाइन करेंगे, और एक इलेक्ट्रोड को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बैटरी के सेकंड टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक। तो इसमें यहाँ पे की होती है, की यहाँ पे क्या काम करती है, जहाँ ऑन ऑफ के लिए काम करते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या लिया है, इस वाले बीकर में हमने लिया है वाटर, ठीक है, वाटर में यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ है H2O,
प्लस में इसमें कुछ सॉल्ट भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्योर वाटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब वाटर हम लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं और जब भी इससे इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे की मैंने ऑन कर दी, ये की कुंजी है, तो जैसे ही मैं की को ऑन करूँगा तो यहाँ से करंट क्या है, फ्लो करना स्टार्ट करेगा और करंट जो आएगा, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपके जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं इनका हम नाम देते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब जो प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और उसको बोलते हैं हम जनरल यहाँ पे एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये याद रखिएगा, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे एनोड, और जो इलेक्ट्रोड आपका किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव वाले टर्मिनल से, उसको हम बोलेंगे कैथोड। तो नेगेटिव मतलब कैथोड और पॉजिटिव मतलब एनोड, ठीक है। तो जैसे हम करंट पास करते हैं तो करंट यहाँ पे आता है, करता क्या है वो, वाटर को करता क्या है, H+ आयन और O2- आयन, ठीक है, इन दोनों में क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने में क्या हुआ बेटा, इसका डिकम्पोजिशन हो गया, देखो डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब डिकम्पोज हो गया, दो में डिसोसिएट हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और किसकी हेल्प से किया हमने, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, विद्युत को यूज करके, इसलिए हम इसको बोलते हैं वैद्युत, ठीक है, वियोजन अपक्रिया। तो इसमें हमने देखो वाटर को लिया यहाँ पे, ठीक है, वाटर को लिया था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी, इसको अगर आप समीकरण दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, यहाँ पे वाटर लोगे, इसमें हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी है तो क्या बन गया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तो आयंस है, यहाँ पे आपकी गैस और ये कैसे बन गई, तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे दो रिएक्शन और हो रही होती है, ठीक है, एक होती है एनोड पे और एक होती है कैथोड पे, ठीक है, दो रिएक्शन हो रही होती हैं। तो एनोड मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एनोड देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड आपका कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आपके देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक H+ आयन बनेंगे और एक क्या बनेंगे, O2- आयन, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे ये। तो देखो आपको पता है कि जो प्लस वाला है वो किस तरफ भागेगा, माइनस की तरफ, और ठीक है, माइनस वाला कहाँ पे भागेगा, हमेशा प्लस की तरफ, ठीक है। तो जितना भी ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन आयन है वो कहाँ पे तरफ आना चाहेगा बेटा, यहाँ पे एनोड की तरफ, और जितना भी आपका हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ पे आना चाहेगा, नेगेटिव, मतलब क्या आपका कैथोड की तरफ आता है, ठीक है। तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आयन वो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, आपके एनोड पे, और जितने भी हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, यहाँ पे एज ए हाइड्रोजन गैस कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, आपके कैथोड में, ठीक है। तो होता क्या है, एनोड में क्या होता है, एनोड में आपको कौन सा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2- है, इसको अगर मान लो क्या करोगे आप, O2- का मतलब क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन उसने पहले से ले रखे हैं, तो इसमें से क्या है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो, दो इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, लूज कर दिए, तो क्या बना देगा, ऑक्सीजन गैस बना देगा, ठीक है, ये O2 बना देगा। तो ये फर्दर एक रिएक्शन होती हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, कि फर्दर एनोड पे अलग रिएक्शन होगी और कैथोड पे अलग रिएक्शन होती है। वहीं पर अगर आप देखोगे कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है, कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का प्लस आयन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ये प्लस का मतलब क्या दिखा रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वापस दो, तो दो इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया हमने इसमें, तो क्या बना देगा, ये H2 गैस बना देगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, फर्दर आपकी क्या है, एक एनोड में रिएक्शन होती है और एक कैथोड में रिएक्शन होती है, और वो फर्दर क्या होता है, एनोड में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करेगा, सॉरी लूज करेगा, तो वो बनाएगा आपकी मतलब सॉलिड, उसकी मतलब फिजिकल स्टेट बनाएगा, ठीक है। और कैथोड में आयन को जब भी हम चेंज करेंगे फिजिकल स्टेट में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कैथोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, और यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन विद द यूज ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये था एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। और इसमें जनरली अगर आप देखोगे तो आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है या आपके NCERT में है, वो आपका यही वाला है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाओ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे कराते हैं, तो आपको पहले ये पूरा डायग्राम बनाना है, और प्लस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रिएक्शन करके, और ठीक है, दिखाना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और साथ में दिखाना है कि ये O2 और H2 कैसे बना, ठीक है, एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन कैसे हुई है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जो वाटर हम देखते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आता है और उसमें पूछता है कि जो एनोड और कैथोड में जो गैस इकट्ठा होती है तो उनका वॉल्यूम क्या होता है। तो हमेशा वॉल्यूम का रेशियो याद रखना 2:1, जिसमें 2 है आपका हाइड्रोजन, 1 है ऑक्सीजन। इसका थर्ड टाइप है यहाँ पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशीय, ठीक है, वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, इसका मतलब क्या है कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हो किसकी हेल्प के साथ, ठीक है, वो है प्रकाश। तो इसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक है AgCl, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, और जब भी इसको हम प्रकाश में रखेंगे, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, जब भी इसको प्रकाश में रखेंगे, चाहे वो तुम्हारा बल्ब प्रकाश हो या लाइट हो, कोई भी हो, सनलाइट हो, तो क्या होगा, हमेशा ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और किस क्या बनाएगा, यहाँ पे सिल्वर और प्लस में क्या निकालेगा, क्लोरीन गैस। वहीं पर अगर इसी का एक बार ब्रोमीन के साथ ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड, तो वो जब प्रकाश में रखेंगे उसको, तो वो क्या रहेगा, डिकम्पोज कर जाएगा, और क्या बना देगा आपका, सिल्वर और प्लस में ब्रोमीन गैस, ठीक है। यहाँ पे गैस बनती है, ये भी हमारी गैस है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये क्या हो रही है, यहाँ पे डिकम्पोज हो रही हैं, किसकी प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट मतलब प्रकाश। तो उसके हम क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो दोनों रिएक्शन है, ये कहाँ पे यूज होती है हमेशा, ये है आपका
वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में यूज होता है ये। तो जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे कहीं भी मान लो फोटो खिंचाने जाते हो, प्रिंटिंग मशीन होती है, तो प्रिंटिंग मशीन नहीं, फोटोग्राफी में तो जो आपकी फ़ोटो होती है उसमें से जो खुशबू आ रही होती है, देखा होगा, तो जब प्रिंट निकाल के लाते हैं तो वो बेसिकली जो खुशबू होती है वहाँ पे उस टाइम, वो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन की ही खुशबू होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं वहाँ पे, ठीक है, प्रकाश में क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश की प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज कराते हैं सिल्वर और क्लोराइड की फॉर्म में, ठीक है, तो उससे क्या बनता है यहाँ पे सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस, ठीक है। तो एक बार याद रखना है इसमें कि जब भी ये सिल्वर क्लोराइड को आप प्रकाश में रखेंगे तो हमेशा उसका कलर क्या हो जाता है, तुम्हारा ग्रे कलर हो जाता है, ठीक है, भूमिया कलर हो जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है जब भी उसको सनलाइट में लाते हैं, ठीक है, या प्रकाश में लाते हैं, और क्या बनाता है वो सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस बनाता है। सेम ऐसे यहाँ पे, और इनका यूज़ देख लेना, ये दोनों कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं आपका व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा, वो बोलेगा कि ये कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है जो कि यूज किया जाता है आपका व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, ठीक है। और जब वो क्या है डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, प्रकाश की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, एक ग्रे कलर का क्या है सब्सटेंस बनाता है, साथ में एक क्या है आपकी गैस निकालता है जो कि यूज़ की जाती है एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो बताओ वहाँ पे जो कंपाउंड है वो कौन है, तो आपको याद रखना हमेशा। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा यूज़ किया जा रहा है आपका, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब आपको पता ही चलेगा कि सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, तो अगर वहाँ पे आपको दे दिया जाए कि एक गैस निकल रही है और गैस क्या कर रही है यहाँ पे एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रही है, तो उस केस में हमेशा आपको लगाना है क्लोराइड वाले में, ठीक है। तो मतलब जो कंपाउंड है वो कैसा होगा आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछता है। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, जिसमें एक बार हमने क्या है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखा जिसमें प्रकाश यूज किया, एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज करी थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत, ठीक है, वियोजन अपक्रिया। और तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे वो था आपका हीट का, जब हम हीट यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं आपका क्या है ऊष्मा, ठीक है बेटा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो 3 टाइप की आपकी वियोजन अभिक्रिया हम यहाँ में पढ़ ली। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पर है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसी साथ साथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दूसरा यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, और वहीं पे एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिससे अगर आप दोनों के नाम देख रहे हैं यहाँ पे, एक्जो मतलब यहाँ पे होता है, एक्जो मतलब यहाँ पे सिंपली दिखा रहा है एग्जिट, ठीक है, किसी चीज़ का यहाँ पे अगर एग्जिट होता है तो उसे बोलेंगे ठीक है एक्सोथर्मिक। एक्जो मतलब एग्जिट और थर्मिक मतलब यहाँ पे हीट, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं भी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड अगर आपकी क्या होती है एग्जिट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी मतलब बाहर निकलना। वहीं पे एंडोथर्मिक मतलब होता है, एंडो मतलब अंदर आना, ठीक है, एंट्री करवाना, और थर्मिक मतलब हीट। तो ऐसी अभिक्रियाएं या रिएक्शन जिसमें क्या होगा आपका हीट की एंट्री होगी, ठीक है, उसको मतलब हीट आपको देना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन वहाँ पे ऑकर होगी। अगर आप उसको क्या है हीट और ये नहीं दोगे तो वो क्या होगी वहाँ पे वो रिएक्शन नहीं होगी। तो एक्सोथर्मिक में अगर आप देखेंगे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो याद रखना है आपको, वो है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक किसका एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक का। वैसे और बहुत सारे एग्जांपल है बट प्रोसेस के टर्म में अगर याद रखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें आप याद रखेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो दोनों की एक बार रिएक्शन देख लीजिएगा। रेस्पिरेशन की अगर बोले तो यहाँ पे होता क्या है कि जितनी भी हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है उसमें जो सेल्स होती हैं, तो सेल्स में क्या होता है, एक तो ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, इसका क्या होता है ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है इसका, और ये ब्रेक होता है आपका CO2 गैस प्लस में वाटर प्लस में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी देता है हमें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये दोनों चीज़ कंबाइन कर रही हैं, ठीक है, कंबाइन कर रही हैं, तो उसमें क्या बन रहा है आपका यहाँ पे CO2 प्लस H2O प्लस में क्या निकल रहा है यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे देखो बाहर निकल रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट साइड में जब एनर्जी निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। वहीं पे एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जो कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो करते हैं, और उसमें वो करते क्या है सराउंडिंग से क्या लेते हैं वो CO2 गैस लेते हैं, प्लस में रूट से वो क्या लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। अगर वो सनलाइट मिलेगी तभी वो क्या करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, नहीं तो वो नहीं करते, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या बनाते हैं आपका C6H12O6 ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये ग्लूकोज, और प्लस में क्या निकालते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन गैस। तो इसमें आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर ये चीज़ यहाँ पे दिखाओ, अगर ये चीज़ यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, दोनों का मतलब सेम है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है सीधा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें ऊष्मा शोषी की, तो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे CO2 गैस, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें होता क्या है, वो CO2 गैस लेते हैं सराउंडिंग से, वाटर मिनरल्स लेते हैं आपके रूट से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, इसको सनलाइट को इनको ब्रेक डाउन कर देता है, और क्या बनाता है यहाँ पे, क्या बनाता है यहाँ पे C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन गैस। तो इसमें हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें क्या है, एनर्जी हमारी निकल रही है बाई द प्रोडक्ट, ठीक है, बाई प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक चीज़ याद रखना, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं मैंने बताया था, वो सारी रिएक्शन कैसे होती हैं, जनरली आपकी एक्सोथर्मिक होती हैं, और जितनी भी आपकी कैसी रिएक्शन होती हैं, ये आपकी डिकम्पोजिशन जो वियोजन आपकी है, मैंने बताया था अभी लास्ट सेशन में, तो वो सारी रिएक्शंस कैसी होती है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब ऊष्मा शोषी होती है। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें आपको मान लो थर्मिक मतलब हीट तो दिखा रखा है, बट यहाँ पे आप क्या है, ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, तो यहाँ पे लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी, क्योंकि लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, हीट की, तो वही फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वहीं पे तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये सारा था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई रेस्पिरेशन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इसमें बोलना है कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो होता कहाँ पर है, हमारी सेल्स में होता है, ठीक है। तो इन आवर सेल्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर एंड रिलीजेस, ठीक है, huge amount of energy in the form of ATP, ठीक है। So we can see that in this reaction there is a release of क्या energy as a byproduct, so respiration is known as। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को जानने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज की, जिसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी को याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, ठीक है, लास्ट वीडियो में, और वो ये था कि पहले सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक क्या थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर आलू अलग पकता है, ठीक है। तो यहाँ पे K4 यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सारे मैंने यहाँ पे मेटल लिख रखे हैं। तो इसमें बताया था कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपकी सक्रियता है धातु की, ठीक है, वो क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। मतलब कि जो सबसे ऊपर है वो हमेशा क्या होगा, आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, और जो उसके नीचे जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, वो सारे कैसे होंगे, उससे लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ठीक है, या लेस रिएक्टिव होंगे। वहीं पे अगर पोटेशियम की और सोडियम की बात करें तो सबसे पहले जब यहाँ पे अगर देख सकते हैं पोटेशियम कहाँ पर है, ऊपर है, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम उसके नीचे है तो सोडियम लेस रिएक्टिव है। वहीं पे सोडियम और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो सोडियम ऊपर है और एल्यूमिनियम कहाँ है, नीचे है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, आपका हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद करी अभी तक तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसका, उससे आप क्या इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A प्लस, यहाँ पे मान लो A है, एक A यहाँ पे अगर बात करें तो मेटल की बात हो रही है, सिंगल, ठीक है, मेटल है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या है, मेटल अपने कंपाउंड, ठीक है, अपने कंपाउंड की फॉर्म में है यहाँ पे BC की फॉर्म में। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया बोलती क्या है कि एक जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है या मोस्ट सक्रिय मेटल है, वो क्या करेगा, उसके नीचे वाले जितनी भी सक्रिय धातु हैं, ठीक है, सक्रिय धातु हैं या रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको क्या करेगा, उसके कंपाउंड से हटा देगा, मतलब उसको विस्थापित कर देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक मेटल A है, ये क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखना, ये हमेशा हाई रिएक्टिव होना चाहिए, हाई रिएक्टिव। और ये जो B यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कोई भी कंपाउंड बनता है तो पहले वाला क्या होता है, हमेशा मेटल, दूसरा वाला नॉन मेटल। तो B यहाँ पे मेटल है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाई रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, ये यहाँ पे कैसा होना चाहिए, लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा AC, और B को यहाँ पे अलग से फ्री स्टेट में बाहर कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, उससे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और एक नया कंपाउंड बना लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
जिसमें बेटा ये रिएक्शन ओकर होने के लिए हमारे पास जरूरी है कि यहाँ पे जो सिंगल मेटल है, ठीक है, वो हमेशा हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। वही कि अगर मान लो एग्जांपल लेके चलूँ मैं, तो यहाँ पे मान लो एक सोडियम है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉपर और क्लोरीन का क्या है, कंपाउंड है, कॉपर क्लोराइड है। तो कॉपर क्लोराइड यहाँ पे जब भी आप इनकी रिएक्शन करोगे तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो सोडियम कहाँ पर है, ऊपर है, कॉपर कहाँ पर है आपका, कॉपर यहाँ पे नीचे है, ठीक है, तो ये बहुत नीचे है, तो सोडियम करेगा इसको यहाँ से भगा देगा। तो मैंने बताया था देखो जब भी आप यहाँ पे कंपाउंड बनाएंगे तो सबसे पहले इनका क्या है, आयंस देखेंगे। सोडियम का आयन क्या होगा, +1, कॉपर की बात करो तो यहाँ पे कितना होगा, Cu2+, और क्लोरीन कितना होगा, -1। तो पहले इनको आयनिक फॉर्म में लिख दो। ये प्लस का है, इसके साथ क्या है, माइनस से अटैच होगा, तो यहाँ +1 यहाँ पे -1, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, सिंपली आपका क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। यहाँ पे नीचे कोई भी नंबर नहीं आएगा क्योंकि दोनों का वैलेंसी क्या है, यहाँ पे +1 है, सॉरी 1 है। वहीं पे अब यहाँ पे जो कॉपर था ये क्या है, एज अ फ्री स्टेट यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो कॉपर जो मेटल है वो अगर जब भी बाहर निकलेगा तो वो किस फॉर्म में निकलता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने क्या किया, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जो सॉल्ट है उसमें से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और एक नया सॉल्ट बना लिया, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर वहीं पे अगर एक एग्जांपल मान लो उल्टा ले लूँ मैं इसको, कॉपर को मैंने अलग ले लिया और NaCl का कंपाउंड बना दिया। अब इन दोनों के रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे कॉपर क्या है आपका लेस रिएक्टिव है और सोडियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो क्या है, कॉपर इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो इस केस में यहाँ पे अगर आप जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उसमें होता क्या, देखो जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट इसमें क्या होता है, उसमें एक जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटा देता है, ठीक है। बट द्विविस्थापन में क्या होता है, हमें यहाँ पे नहीं चेक करना होता, रिएक्टिविटी सीरीज को हमें नहीं चेक करना, सिंपल करना क्या है, आयंस को एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। आयंस को एक्सचेंज कैसे करना है, मान लो कि इसे आयंस एक्सचेंज मतलब यहाँ पे इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका जो प्लस है उसके इसके माइनस के साथ क्या करना है, आपको मिला के कंपाउंड बना देना है, उसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जब भी आपको कोई बोलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करो तो कैसे बोलोगे, दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच, ठीक है, देयर इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने एग्जांपल देखे थे वो है, यहाँ पे मैंने 3 लिख रखे हैं। आपको सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है वो है ये वाला एग्जांपल कि जब बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी जनरलाइज फॉर्म की बात करें, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, AB + CD मान लो 2 कंपाउंड है, तो जब इनको क्या देखेंगे तो ये प्लस का है, ये इसका माइनस का है, तो ये A क्या करेगा, D के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो AD कंपाउंड यहाँ बन जाएगा। वहीं पे ये C मेटल इसके B माइनस वाले के साथ क्या अटैच होके क्या बना लेगा, CB कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस में 2 NaCl, ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, बेरियम सल्फेट है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे PPT। PPT क्या होता है कि अगर मैं जैसे अभी क्या है यहाँ पे आप दिखाऊंगा, रिएक्शन दिखाऊंगा कि जब आप इनको दोनों कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं कंपाउंड, ठीक है, लिक्विड। बट जब हम इनको क्या है जैसे ही आपस में मिक्स करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि वो पूरा क्या होता है, जो उसका कलर है वो पूरा व्हाइट हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है। तो वो दूधिया जो PPT, ठीक है, वो कलर है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू PPT आता है, जो व्हाइट PPT बनता है। और वो जो व्हाइट PPT होता है उसका नाम क्या होता है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट। तो क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा कि जब हम क्या है इन दोनों कंपाउंड को, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक व्हाइट PPT बनता है, ठीक है, व्हाइट PPT का नाम लिखो आप, और इस टाइप को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो व्हाइट PPT बनता है वो है आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे मोस्ट एग्जाम्पल एक ये वाला है, ठीक है, थर्ड वाला, जो कि कैसा है आपका 2Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, क्या बोलते हैं उसको हम, लेड नाइट्रेट, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे लेड आयोडाइड बनता है, ठीक है, PbI2 बनेगा, प्लस में यहाँ पे KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे अगर PPT की बात करें तो PPT कौन बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ये वाला। तो याद रखना यहाँ पे एक येलो PPT बनता है और जो येलो कलर होता है सोल्यूशन का वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे जो रेड कलर सॉरी येलो कलर, जो पीला कलर आता है वहाँ पे सोल्यूशन में वो किसकी वजह से आता है, एक येलो PPT की वजह से, और वो येलो PPT कौन सा है आपका, लेड आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे जनरली क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो सारी अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब जो बोलते हैं उसको अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अवक्षेपण मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ पे व्हाइट PPT जो कि क्या है
अवलेय अवक्षेप है, ठीक है। पीपीटी है तो इसको क्या बोलते हैं, पीपीटी क्या बोलते हैं हम, तो पीपीटी क्या होता है, कोई भी अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि नया कंपाउंड बनता है, और वो नया कंपाउंड ऐसा होता है कि वो क्या है, सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। वो सोल्यूबल नहीं होता, वो एक तरह से क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, और वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, इनसोल्यूबल होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पीपीटी सिंपल बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको अवलेय अवक्षेप, ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। तो हम उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया को। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती हैं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि ऐसे जनरली क्या है, आप जब भी इसको डिफाइन करोगे तो आप यही बोलोगे कि सारी रिएक्शन कैसी होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या है, क्या होता है, एक अवक्षेपण बनता है, ठीक है, मतलब एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, और वो सेटल डाउन हो जाता है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं, ये वाला बेरियम क्लोराइड वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो ये वाला है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट वाला, इसको हमेशा देते हैं, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को आप डिफाइन करने के लिए बोले तो कैसे डिफाइन करेंगे कि दीज आर दोज रिएक्शन इन विच क्या है, तुम्हारा टू कंपाउंड्स combine together to form a insoluble solid, ठीक है, insoluble solid, that insoluble solid is known as precipitate, ठीक है, and such type of reaction is known as precipitation reaction। और इनको हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या है, दो यौगिक जब आपके मिक्स होते हैं, दो यौगिक मिक्स होने के बाद क्या होता है, एक अवक्षेपण बनाते हैं, मतलब एक क्या है, अवलेय अवक्षेपण, ठीक है, एक सब्सटेंस बनता है जो कि प्रेसिपिटेट नीचे हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। बस बेटा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अगर मान लो कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन के पता लगाओगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम उपचयन अभिक्रिया, और एक होती है रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल है कि ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा देखो इसको हम तीन तरीके से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि कोई भी आपको रिएक्शन दे दे और उसमें ऑक्सीजन की मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो। अगर मान लो ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे केवल कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तब आपको पता लगाना हो कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तब आप कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको पता लगाना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे उपचयन हो रहा है, और कहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है, तो उस केस में कैसे पता लगाओगे। तो उसके लिए क्या है, ट्रिक है हमारे पास, ठीक है, तीन तरीके से पता लगा सकते हो आप लोग इसको। पहला ट्रिक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मान लो कहीं भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आपका ऐड हो रहा हो, ठीक है, ठीक है, आपको मतलब इस साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन उसके साथ नहीं है, और प्रोडक्ट साइड में क्या हो, उसके साथ ऑक्सीजन मान लो जुड़ गया है, तो उसको क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पे अगर हम हाइड्रोजन की टर्म में बात करें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इस साइड हाइड्रोजन उससे मान लो क्या हो गया, रिमूव हो जाए, मतलब हट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब वहाँ पे क्या है, ज्यादा थे, और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, आपकी कमी आ गई, ठीक है, डिक्रीज हो गए, तो मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको कि वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर तीनों अगर एक साथ तीनों होते हैं तो तीनों मतलब एक साथ नहीं पता लगा सकते, ठीक है, तीनों में से कोई भी अगर एक हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। वहीं पे रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में सेम हम यहीं पे क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है, एक बार ऑक्सीजन का, एक बार हाइड्रोजन का, और एक बार इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब आपका क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन वहां पे रिमूव होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, कंपाउंड बना रखा था, और राइट साइड प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, वो ऑक्सीजन उससे हट जाएगा, ठीक है। तो वहां पे रिमूवल ऑफ अगर ऑक्सीजन होता है तो उसको क्या बोलेंगे उसको रिडक्शन बोलेंगे। वहीं पे अगर हाइड्रोजन की टर्म में बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे अलग था, और उस केस में राइट साइड में क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, जुड़ गया मान लो किसी के साथ, तो उस केस में क्या बोलेंगे उसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, आपके संख्या कम होगी, और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीनों में से कोई भी हो रहा है, यहाँ पे तीनों में से कोई चीज हो रही है तो उसको क्या बोलोगे आप, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में अपचयन अभिक्रिया। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर रखे हैं, ठीक है, एग्जांपल आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इसमें होता क्या है, पहले कॉपर को रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ, कॉपर मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ बन रही है उसी को फर्दर रिएक्शन करा दो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ,
ठीक है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पे ठीक है क्या बनेगा, H2O मतलब वाटर बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया आपका, देखो इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर इस वाले रिएक्शन में हम चेक करें तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या था, ऑक्सीजन था यहाँ पे, इसके साथ कोई भी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पे देखो इसके साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे देखो इसके साथ ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जब आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं है और प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो उसके इसमें बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं पे अगर मान लो आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन था और राइट साइड में उससे हट गया है तो उसे क्या बोलोगे आप, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बट एक और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस वाले रिएक्शन को मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन हट रहा है, बट इसके साथ देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज हो रही है, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन इसलिए चूज करते हैं क्योंकि ये आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में काम आती है। और साथ में देखो अगर मान लो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी दोनों चीज होती हैं, ठीक है, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस, ठीक है, वेयर तो those reactions in which there is ठीक है both oxidation as well as reduction, ठीक है, such type of reaction is known as ठीक है redox reaction। तो ये वाले redox के लिए आपको हमेशा ये वाला एग्जांपल बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना होता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, गिव्स कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, वो क्या है, कॉपर में चेंज हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वाटर, तो इसलिए इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछता है कि एक आपको रिएक्शन दे देगा और वो बोलेगा कि पता लगाओ यहाँ पे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, कौन सा सब्सटेंस जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होता है, आपको जो भी आपको रिएक्शन देगा तो वो कैसी रिएक्शन होती है, हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लिया जो अभी मैंने समझाया था कि क्यूप्रस ऑक्साइड को अगर मान लो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है आपका, इसमें पता लगाओ कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये आपको पहले पता लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो गया, हट गया है, तो रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, अगर वहीं पे राइट साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो सर इनका जो आंसर दे रहे हैं वो कैसे देंगे, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब जहाँ जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, सब्सटेंस। तो एक बात और याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे आंसर लिखोगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट साइड की नहीं आएगी, ठीक है, हमेशा वो चीज़ कहाँ पे आएगी, लेफ्ट साइड की आएगी। तो अगर यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है आपका, इसका, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, H2, ठीक है। वहीं पे जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है तो उस केस में क्या है, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे ये CuO का, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ प्रोवाइड करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, इसने अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसके लिए क्या होगा, Cu क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, इसका ऑक्सीजन चुराने वाला था, ठीक है, तो चोरी करी इसने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको क्या बोलेंगे, H2 को रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन दे तो हमेशा आपको पहले पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको पता लगाना है कि वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस सब्सटेंस, फिर जो तुम्हारे यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो हमेशा क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और जो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो हमेशा काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये आपकी थी रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। तो हमारी क्या है, डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे हम क्या है, ऑक्सीडेशन को हम देख सकते हैं। इसमें जनरली हमें क्या है, दो एग्जांपल पढ़ने होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन के। वो सबसे पहले उसमें है कोरोजन, ठीक है।
कोरोजन और दूसरा है आपका रेंसिडिटी, ठीक है। कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं हम संक्षारण और रेंसिडिटी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो बेसिकली जो कोरोजन होता क्या है, कोरोजन मतलब यहाँ पे सिंपली मैंने लिख रखा है, ठीक है, पूरा डिफाइन नहीं किया। कोरोजन मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। तो जब भी क्या है मेटल्स जो होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जैसे मान लो कि लोहा है, लोहे को जब भी आप क्या है एयर वाटर और क्या है मॉइस्चर, ठीक है, या एसिड के कांटेक्ट में जब भी हम उसको रखते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, हमेशा जंग लग जाता है, ठीक है। क्या बेसिकली कोरोजन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर मॉइस्चर और वाटर। तो जब भी आपके जो मेटल्स हैं, धातु हैं, जब भी वो क्या है पानी और क्या है हवा के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो कांटेक्ट में आने से क्या होता है उनका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वजह से उनकी क्या है जो क्वालिटी है, ठीक है, या प्रॉपर, ठीक है, वैल्यू है वो क्या है कम हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कोरोजन ऑफ, ठीक है। मेटल में अगर बात करें तो आयरन का, ठीक है, तो आयरन का जो कोरोजन है उसको याद रखना हमेशा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है कि आयरन जो भी आपका लोहा है वो क्या है XH2, यहाँ पे मतलब कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेने हैं आपको, X मॉलिक्यूल्स, और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये क्या है कंबाइन करके क्या करता है यहाँ पे एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका रस्ट का होता है, ठीक है, रस्ट बोले तो जंग का फॉर्मूला होता है। तो जो लोहे में जंग लगती है तो वो उसकी क्यों लगती है, क्योंकि उसका क्या होता है वहाँ पे लोहे का क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, आयरन का, और क्या बना लेता है एक कंपाउंड जो ग्रे कलर का होता है, ग्रेस कलर का, और उसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं जंग, और वही इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो कोरोजन ऑफ जो आपका आयरन है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बोलते हैं उसको हम सिंपल बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और जब भी इसको हम लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है, तो रिएक्शन की फॉर्म में आप हमेशा ऐसे दिखाओगे, और अब पूछ लेता है कि बताओ तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रस्ट का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप Fe2O3.XH2O, ठीक है। वहीं पे रेंसिडिटी अगर हम डिफाइन करें तो उसका मतलब क्या होता है कि वो भी क्या है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होता है आपका फैट एंड ऑयल्स, जो कि हमारे क्या है फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है, ड्यू टू विच होता क्या है कि आपने देखा होगा जैसे हमारा खाना है रात भर हम क्या उसको फ्री रख देते हैं, ठीक है, बिना मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हो बिना, तो देखते क्या है कि वहाँ पे क्या होता है वो उनका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो होता क्या है कि रात भर जब वो बाहर रखे रहते हैं तो जो फैट एंड ऑयल्स हैं, ठीक है, खाने में वो क्या है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, और वो उनका क्या हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उनका क्या है टेस्ट और स्मेल, ठीक है, कलर, तीनों चीज़ क्या होता है वहाँ पे चेंज हो जाता है। और वही रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे दिखाता है कि वहाँ पे क्या हो गया आपका विकृत गंधिता, मतलब रेंसिडिटी हो गया, ठीक है। तो रेंसिडिटी सिंपल क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स जो कि हमारे फूड में होता है। इसको बचाने, देखो दोनों को बचाने के तरीके यहाँ पे कैसे बचा सकते हैं, तो कोरोजन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जो है प्रिवेंशन वो है यहाँ पे क्या है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर क्या है बेटा यहाँ पे मेटल के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है कि आयरन जैसे मेटल पे, ठीक है, आयरन जैसे मेटल के ऊपर एक आयरन की, ठीक है, सॉरी आयरन के ऊपर, ठीक है, क्या है जिंक की क्या है एक परत चढ़ा देने को हम क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या है आयरन के ऊपर एक क्या है लेयर बना देते हैं किसकी, जिंक की, जिससे क्या है हमारा जो आयरन है वो क्या है कोरोजन से, ठीक है, रस्ट से क्या है बचा रहता है, इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। रेंसिडिटी में अगर बचाने के तरीके देखें तो यहाँ पे सबसे मोस्ट एग्जांपल है वो है नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, फ्लश करना। तो आप देखते हैं जितने भी आपकी जैसे नमकीन हो गई, कुरकुरे हो गए या फिर चिप्स हो गई, उनके जो पैकेट होते हैं वो फूले फूले होते हैं। वो फूले फूले क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या भरी होती है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और नाइट्रोजन गैस वहाँ पे क्या काम करती है कि वो जो आपके फैट एंड ऑयल्स होते हैं खाने में उनको क्या है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से आने से बचाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की एंट्री बंद हो जाती है तो उनका क्या है ऑक्सीडेशन नहीं होता, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो फ्लरिश की जाती है, जिससे क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की एंट्री बंद हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो, और वहाँ पे सिंपली जल्दी से रेंसिडिटी ना हो। तो ये दो टॉपिक हैं जो कि क्या है दिखाते हैं आपके ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है, एक कोरोजन और एक है यहाँ पे रेंसिडिटी। कोरोजन में आपको याद रखना है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये रिएक्शन है उसकी। वहीं पर रेंसिडिटी में आपको सिंपल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। इनको बचाते कैसे हैं, तो इसको बचाने के लिए देखो हमारे पास क्या है गैल्वेनाइजेशन, या पेंटिंग कर दो, ठीक है, ये सब है।
और इसमें प्रिवेंशन कैसे करते हैं, जैसे इसको क्या है, नाइट्रोजन को गैस को, ठीक है, अगर एंट्री करा दोगे तो ऑक्सीजन की एंट्री बंद हो जाती है। वहीं पे अगर इसको क्या है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फ्रिज में रख दो आप, तब भी क्या है ये मतलब क्या है ये बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके इनको क्या है यहाँ पे बचा सकते हो, ठीक है, टेम्परेचर डाउन करके। ओके, थैंक यू।